देखो जी, क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर आपको ए बी सी डी आर इन जीपी आपको दे रखा है। शो करना है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर इंटू बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस डी स्केयर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्केयर। ये आपने शो करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं, अगर ए बी सी डी जीपी में है, ए बी सी डी जीपी में है, तो ए को ए ले लेते हैं, बी को ए आर ले लेते हैं, सी को ए आर स्केयर ले लेते हैं, डी को ए आर क्यूब ले लेते हैं। ठीक है, ए बी सी डी जीपी में ना, तो जनरल जीपी आपकी क्या होती है, ए आर स्केयर ए आर क्यूब। ये भी तो जीपीसी है ना, तो पहली टर्म को ए ले लिया, दूसरी टर्म को बी ले लिया, तीसरी को सी और चौथी को डी ले लिया। अब ए बी सी डी की वैल्यू आपको मिल गई। अब इस ए बी सी डी की वैल्यू को आपने क्या करना है, एल एच एस में भी पुट करना है और आर एच एस में भी पुट करना है, आपका आंसर सेम आ जाएगा। पहले तो कॉन्सेप्ट को समझो, है ना। क्लियर है, समझ में आ गई बात। मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं सिर्फ सोल्व करके दिखाऊंगा आपको कि भैया हो रहा है कि एल एच एस आर एच एस के बराबर आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको ये लेट कर लिया। अब यहाँ पे सबसे पहले एल एच एस लेते हैं। एल एच एस हमारे पास है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, और यहाँ पे बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस डी स्केयर। ए की वैल्यू ए, बी की वैल्यू ए आर है तो ए स्केयर आर स्केयर हो गया। सी की वैल्यू ए आर स्केयर, इसका स्केयर करेंगे तो ए स्केयर आर की पावर 4 आ जाएगा, है ना। ए स्केयर आर की पावर 4 आ गया, ये एक साथ लिखा। बी की वैल्यू पुट करी, बी ये रहा, बी पुट करेंगे तो ये कितना देगा, ए स्केयर आर स्केयर। सी की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्केयर आर की पावर 4, और डी पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए स्केयर आर की पावर 6, है ना। क्लियर है। अच्छा, कॉमन देख लो, पहले फैक्टर में से ए स्केयर कॉमन आ रहा है और बचेगा 1 प्लस आर स्केयर प्लस आर की पावर 4, और इधर क्या कॉमन आ रहा है, इधर भी ए स्केयर कॉमन आ रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, ए स्केयर कॉमन आ रहा है यहाँ पर, और ए स्केयर के साथ आर स्केयर भी कॉमन आ रहा है, तो ए स्केयर आर स्केयर दोनों कॉमन आ गया, तो ये आ जाएगा 1 प्लस आर स्केयर प्लस आर की पावर 4। ये फैक्टर आ गया जी, है ना। क्लियर है। अब सामने देखते रहो साथ के साथ, ए स्केयर और ए स्केयर आर स्केयर, कैलकुलेशन तो आपने ही देखनी है, तो अब खुद मत करो, देखो पहले यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए स्केयर और ए स्केयर आर स्केयर खोलोगे तो ये ए की पावर 4 आर स्केयर, तो ये बाहर आ गया। अब ये 1 प्लस आर स्केयर आर की पावर 4 ये भी रहा और ये भी रहा, तो आंसर कितना देगा, 1 प्लस आर स्केयर आर की पावर 4 का होल स्केयर आ जाएगा। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, सोल्व करके फाइनली एल एच एस ये आ गई, है ना। तो इसको यहीं छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए। अब आर एच एस पे आते हैं। आर एच एस पे, आर एच एस हमारा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्केयर। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, ए, बी की वैल्यू कितनी है, ए आर, बी की वैल्यू ए आर, सी की वैल्यू ए आर स्केयर, ठीक है, और सी की वैल्यू ए आर स्केयर और डी की वैल्यू ए आर क्यूब का होल स्केयर। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ, ये कितना आ जाएगा, ए स्केयर आर, और ये कितना आ जाएगा, ए स्केयर आर की पावर 3, या आ जाएगा ए स्केयर आर की पावर 5। ठीक है, ये स्केयर आ गया। अब इन सब में देखो तो ये ए स्केयर और आर की पावर 1 कॉमन आ गया, है ना। ए स्केयर आर की पावर 1 कॉमन आ जाएगा, तो ये 1 आ गया, ये आर स्केयर आ गया, ये आर की पावर 4 आ गया, और ये होल स्केयर चल रहा था। ठीक है, ऊपर होल स्केयर चल रहा है। अब ये जो होल स्केयर है ये दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये स्केयर इधर भी चले जाएगा, ए की पावर 4 आर स्केयर, और ये स्केयर इधर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 1 प्लस आर स्केयर आर की पावर 4 का स्केयर। अब देखो, ये हमारी एल एच एस जो हमने सोल्व करी थी वो हमारी ए की पावर 4 आर स्केयर और ये चीज़ आई थी। एल एच एस और आर एच एस क्या हो गए, सेम, तो देयरफॉर एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, हैंस प्रूव। ठीक, आ गया समझ में। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। देखो मेरा बेसिक फंडा क्या है इसके अंदर, कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन, दो ही चीजें हैं, कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन। वो आप कर आपकी ठीक है तो सब ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 26।
क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है कि इंसर्ट टू नंबर बिटवीन 3 एंड 81 सो दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज इन जीपी। ठीक है, फिलहाल के लिए वो कह रहा है कि गिवन क्या आपको दे रखा है, ये देखो इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ, ये 3 है, ये 81 है। इसमें कह रहा दो नंबर इंसर्ट करने हैं और इस तरीके से इंसर्ट करने हैं कि ये पूरे के पूरे 4 नंबर जो होने चाहिए वो जीपी में होने चाहिए। 4 के 4 नंबर किस में होने चाहिए? जीपी में होने चाहिए। अगर मैं इसको जीपी में होने चाहिए तो मैं जीपी में लेट कर लेता हूँ कि भाई ये जीपी में है, चलिए ये 2 नंबर निकालने, 2 नंबर निकाल देंगे। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये मेरी कितनी है फर्स्ट टर्म, ये मेरी कितनी है सेकेंड टर्म, ये मेरी है थर्ड टर्म और ये मेरी क्या है फोर्थ टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमारी कितनी आ गई 3 और जो गिवन है पहले वो देखो, फोर्थ टर्म आपके पास कितना है 81, फोर्थ टर्म आपको पता है ए आर क्यूब होता है। फोर्थ ये ए एन वाले फॉर्मूले से 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए 4 की वैल्यू, एन की वैल्यू 4 पुट, ए आर क्यूब इज टू 81, ए की वैल्यू 3 पुट कर लो, आर क्यूब इज टू 81, आर क्यूब कितना आ जाएगा 81/3, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, आर का क्यूब इज टू 27 आ गया। 27 को आप 3 का क्यूब लिख सकते हो, तो उसको अगर मैं इक्वल करूँ तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। ए की वैल्यू भी पता चल गई, आर की वैल्यू भी पता चल गई। अब आपको क्या निकालना था, ये ए और बी की वैल्यू निकालनी थी। ए क्या था हमारा सेकेंड टर्म, ए तुम्हारा क्या था सेकेंड टर्म, और सेकेंड टर्म क्या होता है ए आर की पावर 1, और थर्ड टर्म भी निकालना है। थर्ड टर्म मतलब बी की वैल्यू, वो कितनी होती है, थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी होती है ए आर स्क्वायर। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 3 और आर की वैल्यू भी है 3, तो ये आ गया 9। ए की वैल्यू 3, आर की वैल्यू भी 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 का 27। तुम्हारा ए भी फाइंड आउट हो गया और तुम्हारा बी भी फाइंड आउट हो गया। क्या कहते हो, आ गया समझ में? कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही साथ के साथ पूछते जाओ। 26 के बाद अगला है जी 27। 27 क्वेश्चन ना बहुत आने वाला क्वेश्चन है और हल्की सी कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। तो 27 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसको जरूर ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन नंबर 27 को कराने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। जैसे कोई भी 2 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 27 कराने से पहले आपको कुछ बेसिस का पता होना चाहिए। जैसे मैं कहूँ ये 2 नंबर है, इन दोनों नंबरों का अरिथमेटिक मीन निकालना है। अरिथमेटिक मीन मतलब, तो अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते थे, इन दोनों को ऐड डिवाइडेड बाय 2 करके ये निकलता था अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। ऐसे एक होता है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी, वो क्या होता है इन दोनों का प्रोडक्ट कर कर उसका रूट। ये आपको पता होना चाहिए कि 2 नंबरों का ज्योमेट्रिक मीन हम कैसे निकालते हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर कर उनका रूट। तो ज्योमेट्रिक मीन है, जैसे मान लो 2 और 3 का ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा, तो 2 × 3 6 का रूट 6 आ गया, है ना? क्लियर है? तो ये आपको अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन का समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं जी, ठीक है। तो हमारे पास अब हमारे को क्वेश्चन पढ़ो जी। 27 क्या कहता है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 अपॉन an प्लस bn बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। ए ये जो दे रखा है, कह रहा है n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें आपको क्या गिवन है, ए ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी जो दे रखा है, वो दे रखा है आपको a की पावर n+1, a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी आपको ये गिवन है, n की वैल्यू निकालनी है। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है मेरे? आ रहा है। अब a और b का ज्योमेट्रिक मीन एक तो इन्होंने गिवन दे रखा है, एक मैंने अभी तुम्हें बताया कि a और b का ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका रूट। ठीक है, अब साथ के साथ एक एक स्टेप लिखते भी जाना और समझ के लिखना, बस इस बात का ध्यान रखना आपने। जो चीज़ नहीं समझ में आ गई वो पूछते रहना। अब ये जो रूट है ये ए पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और बी पे भी, मतलब ए की पावर 1/2 हो जाएगा, बी की पावर 1/2 हो जाएगा। रूट का मतलब पावर में 1/2, तो पावर में जो 1/2 है वो मैंने ए पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और बी पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ए की पावर n+1 प्लस बी की पावर n+1 अपॉन an प्लस bn।
ये आ गया, इनको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, इनको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। अब यहाँ से ध्यान से देखने वाली बात है, अब यहाँ पे लिखना मत, सिर्फ देखो। अब जो ये ए की पावर 1/2 बी की पावर 1/2, अगर मैं इसको ए की पावर एन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पहले इसको मैं फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करूँ तो बेस सेम पावर ऐड ओके, ए की पावर एन प्लस 1/2 एज इट इज रहेगा और बी की पावर 1/2 सेम रखा। इसको सिर्फ ए की पावर एन से मल्टीप्लाई करके ये ए से मल्टीप्लाई होकर बेस सेम पावर ऐड हो गया, ये एज इट इज होगा। फिर प्लस इसको जब मैं बी की पावर एन से मल्टीप्लाई करूंगा, इस बार क्या होगा, ए की पावर वाली टर्म वाली ये एज इट इज रहेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बेस सेम पावर ऐड, है ना, क्लियर हो गया। ऐसी इसको ये इसको 1 से करोगे तो कितना आ जाएगा, ए की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1, ये चीज आ गई। इतना ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। तो इसमें जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो स्पेशल क्या ध्यान रखना है, ए से मल्टीप्लाई होके बेस सेम पावर ऐड होके ये लिख लिया, ये एज इट इज। इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, बी में बेस सेम पावर ऐड लग गया, अब ए की पावर 1/2 एज इट इज। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आपने क्या करना है, ये देखो ए की पावर हमारे पास ए की पावर n प्लस 1 और ये n प्लस 1/2। अब इसमें क्या करना है, आपने इस बात का फोकस करना है, जो ए की पावर n प्लस 1 है और यहाँ पे ए की पावर n प्लस 1/2 है, इसको एक तरफ कर लो। b की पावर n प्लस 1 और b की पावर n प्लस 1/2 इसको एक तरफ कर लो, मतलब इक्वल टू के दूसरे साइड कर लो। तो मैं इसको फिलहाल के लिए राइट में भेज रहा हूँ, तो राइट में अगर मैं भेजता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, ए की पावर n प्लस 1 और ये वाली टर्म राइट में जाएगी तो ये प्लस का है वो माइनस में चले जाएगा, माइनस ए की पावर n प्लस 1/2 इंटू बी की पावर 1/2। ठीक है, क्लियर है। और b की पावर n प्लस 1 को लेफ्ट में लेके जाऊंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, a की पावर 1/2 और बी n प्लस 1/2 माइनस बी की पावर n प्लस 1। क्या मेरी बात समझ में आ गई। अब इसमें देखो, इन दोनों में कॉमन देखो क्या आ रहा है, इसमें कॉमन अगर आपने देखना चाहते हैं बी वाली टर्म कॉमन आ रही है। अब बी वाली टर्म में भी कॉमन देखो, ध्यान से देखना इसको, अब लिखना मत, सिर्फ देखने पे ध्यान दो। अब यहाँ पे b की पावर n प्लस के आगे क्या है 1/2 और वहां पर क्या है n प्लस के आगे 1, तो 1/2 छोटा होता है कि 1 छोटा होता है, 1/2, तो जो छोटी पावर होती है वही कॉमन आती है। तो मान लो यहाँ पे आ गया b की पावर n प्लस 1/2 मैंने ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे a की पावर 1/2 बचेगा। अब यहाँ पे b की पावर, b में क्या बचेगा, b की पावर 1/2 बचेगी क्योंकि 1 है ना, तो 1/2 तो इसमें से ले लिया, 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है, 1 होता है ना, तो एक 1 b की पावर 1/2 तो बाहर चला गया, b की पावर 1/2 रह गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था। ऐसे यहाँ पे भी a की पावर n प्लस 1/2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे a की पावर 1/2 बचेगा। अब यहाँ पे प्लस 1 है ना, तो 1/2 प्लस 1/2, 1 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 की जगह पे आप 1/2 प्लस 1/2 लिख लो, उससे भी क्लियर आपको दिखाई देने लग जाएगा। a की पावर 1/2 माइनस b की पावर 1/2, क्लियर है। ये फैक्टर पूरा गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब जो ये b की पावर n प्लस 1/2 है इसको मैं नीचे ले जाऊंगा, a की पावर n प्लस 1/2 अपॉन b की पावर n प्लस 1/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, और इसको मैं लिख लूंगा a b की होल की पावर n प्लस 1/2 और 1 को मैं लिख लूंगा a बाई बी की पावर 0। अब ये भी इंपॉर्टेंट स्टेप है कि बच्चे पूछते हैं सर ये 1 की जगह पे आपने a बाई बी की पावर 0 क्यों लिखा। वो इसलिए लिखा क्योंकि राइट साइड में हमारा बेस क्या है, a बाई बी, तो लेफ्ट में अगर मुझे n की वैल्यू निकालनी है तो मुझे लेफ्ट में भी a बाई बी की ही पावर कुछ ना कुछ चाहिए, तभी मैं पावर को इक्वल कर पाऊंगा। अब 1 जो होता है ना, 1 किसी की भी पावर 0 1 होता है, किसी की पावर 0 1 होता है, बट मैंने a बाई बी की पावर 0 ले लिया, उसको 1 को किससे रिप्लेस कर दिया, a बाई बी की पावर 0 से। अब अगर देखो बेस सेम है, पावर को मैं क्या कर दूंगा, इक्वल कर दूंगा और यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो इसीलिए हमने 1 को a बाई बी की पावर 0 लिखा था कि हम दोनों इन दोनों को इक्वल करके पावर को पावर से इक्वल कर दिया, क्योंकि बेस इक्वल है ना और बीच में इक्वल का साइन है, तो पावर भी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी, और n की वैल्यू हमारी आ जाएगी -1/2। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, ये बता रहा हूँ, ये बड़ा हाई चांसेस है कि 27 क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ जाए।
ठीक है जी। अगला देखो जी, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये 27 तो क्लियर हो गया ना अच्छे तरीके से।